हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो तीन। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब की बर्थडे हर साल हर किसी की आती है और 74 ईयर के हो गए, थर्ड टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। तो उनके हवाले से बहुत सारी बातें मीडिया सोशल मीडिया में चल रही हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं इंडिया के कि जी उनकी लीडरशिप में या उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में इंडिया ने जो न्यू हाइट्स ऑफ डेवलपमेंट है या बाकी चीज़ें उसको छुआ है और वहाँ तक इंडिया पहुँचा है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ उनके जो कंपटीटर हैं कांग्रेस के राहुल गांधी साहब, अमेरिका में उन्होंने सिख कम्युनिटी के हवाले से कुछ बातें की हैं। खालिस्तान क्योंकि एक मसला है, बहरहाल कम होता है, कभी ख़त्म भी हो जाता है बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं चल रहा होता है खबरों में। उस हवाले से क्या बात हुई, इस पे भी बात करेंगे। और क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या क्या है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। और 370 के हवाले से भी आजकल बात है, और क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन है 30th ऑफ सितंबर को। कोई कहता है जी हमारी हुकूमत आएगी तो हम 370 को हटा देंगे। कोई कहता है, अमित शाह साहब को मैं पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, ये कभी इसको कोई नहीं हटा सकता। वाकई ऐसा है और इसका रिवर्सल मुमकिन है या ये नामुमकिन है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई एंड सीनियर एनालिस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar, for having me. It's always a pleasure to be in a family show. Thank you so much. थैंक यू। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से, 74 ईयर के हो गए, हम उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। और जहाँ तक बात है उनकी तर्ज हुकूमत की या एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन अवाम तो चले, उनकी जनता है, वो तारीफ भी बहुत करते होंगे, लेकिन बाहर लोगों ने, पाकिस्तान में लोग आज किसी से आप बात कर लें, कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब से आप जितना मर्जी डिसएग्री करना चाहे करें, लेकिन अपने मुल्क को, अपने कंट्री को उन्होंने एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ा किया हुआ है कि जहां हर दुनिया का कोई, मतलब किसी कंट्री का रहने वाला, उसकी एक होती है कि यार हम इस लेवल पे जाएं। क्या चीजें हैं जो उन्होंने की और जिसकी वजह से आप एज ए सिटीजन भी, एज ए एनालिस्ट भी, आप कहते हैं, समझते हैं कि हाँ, जो बाकी लोग कुछ नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका, नरेंद्र मोदी साहब कर गए वो चीज। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को माखाम मुपखैर पखैर रागलई। थैंक यू। और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारी तरफ से कालीजा मुबारक शाह जबरदस्त। या दा वेरी गुड। जागो वराज दे मुबारक शाह। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी तो गुड। हैप्पी डॉक्टर बर्थडे साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी साहब को पश्तो में मैसेज दिया, वैसे ये उनको पढ़ लेना चाहिए भाई, जी सुन जी। लेना चाहिए। जी जी तो प्लीज। भाषाएं सारी सुंदर होती हैं। तो मैं ये कह रहा था, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो हर इंसान जो है, व्यक्ति जो होता है, उसके पर्सनालिटी का कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वो यदि वो व्यक्ति उन प्रिंसिपलों के हिसाब से व्यवहार करता है तो उस व्यवहार को दुनिया में एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन मिलता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन प्रिंसिपल्स के साथ डोमेस्टिक पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, वो उन्हीं प्रिंसिपल के साथ जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करते हैं। और उसका आधार क्या है कि सबका साथ, सबका विकास, टुगेदर विद एवरीवन एंड डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, कोई पीछे ना छूटे। और इसी को हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा दुनिया ही आपका एक परिवार है। तो वो उस परिवार में परिवार के जैसा वो महसूस करते हैं, वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जब हमारे पास वैक्सीन हमारे देश ने बनाया था तो उन्होंने जो गरीब देश थे या जो कमजोर देश थे उनको भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए उन्हें वो दिया था, क्या नाम है, भिजवाया था वैक्सीन। तो उससे उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है ना फकर भाई, दुनिया में बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर आप देखें जो पुतिन साहब हैं, उनके सामने शुरू में ये बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि जब पुतिन साहब ने देखा कि मोदी साहब लीन हो रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो वो थोड़े घबराए हुए थे कि आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे क्या। लेकिन जब पुतिन साहब के ऊपर खराब समय आया तो उन्होंने अपनी मित्रता का पूरा जो परिचय था वो दिया, और इससे दुनिया में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी। उनको गालियां जरूर पड़ी होंगी वेस्ट में, लेकिन क्रेडिबिलिटी बन गई। होता ही है ना कि आप गालियां खा लें, लेकिन सामने वाला गाली देने के बाद ये कहता है लेकिन एक बात है, ये आदमी जो है
इसने अपनी मित्रता को निभाया है, इसने अपनी वचन को निभाया है और उसने प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ा दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि फखर भाई हमें आपको गालियां मिल रही है तो हमारा आपका कद कम ही होगा। बहुत बार गालियां मिलने के साथ साथ लोग आपकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार दिस इज अ मैन, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सो प्रधानमंत्री मोदी इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो उनके इस इंस्टांस ने दिखा दिया कि वो आपके साथ यदि दोस्ती करेंगे तो पीठ में छुरा नहीं मारेंगे, आप इसके लिए आश्वस्त हो सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री पुतिन कहते हैं, राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मीडिएशन करना चाहते हैं तो करें, हमारी तरफ से खुली छूट है, ये भरोसा है, दिस इज ट्रस्ट। तो ये जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, वो हम सिर्फ राजनाथ सिंह जी नहीं कह रहे, वो और भी लोग कह रहे हैं, वो सारी दुनिया कह रही है कि 21वीं शताब्दी इंडिया की शताब्दी है, जबकि हमसे बड़ी इकोनॉमी अभी चाइना है, लेकिन कोई नहीं कहता फकर भाई कि 21वीं शताब्दी चाइना की शताब्दी है। ये तक कहा गया है कि एशिया की शताब्दी, और ये कहा जाता है कि एशिया में इंडिया की शताब्दी है। क्यों? क्योंकि इंडिया इकलौता ऐसा सिविलाइजेशन है जो दुनिया को साथ में लेके चलने की गट्स रखता है, क्योंकि ये सबको साथ लेके चल सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एंशिएंट फिलॉसफी, बिकॉज ऑफ जिसको आप हिंदुत्व की फिलॉसफी कहते हैं, जो समग्र है, जो समावेशी है, सबको साथ में लेके चलती है, किसी को डराती नहीं है, किसी को खत्म नहीं करती, किसी को समाप्त नहीं करती, एंड दैट्स व्हाट अर्न्स अस द ट्रस्ट। जी अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं। इस पे बड़ा हम पढ़ रहे हैं कि डिफेंस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से जिसे एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा दिया है, एक इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बहुत हुई, इसलिए 5 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी जा रही है, इकोनॉमी की पोजीशन दिन ब दिन बेहतर हो रही है, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कि अगर कोई भी कंट्री है दुनिया का, अगर वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर चल रहा, वो अपनी चीज़ें बना रहा है खुद के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी, तो मेरे ख्याल में उसको फिर शायद तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट में वो माल बेचता भी है और अपनी जो ज़रूरत होती है वो भी पूरी कर रहा होता है। फकर भाई, मार्केट में हो सकता है कई माल हों, लेकिन कई बार ना आपकी दुकानदारी से, अगर दुकानदार से दोस्ती हो जाती है तो माल आप उसका वहीं से, वेरी राइट, एग्री सर, कि 100%। आपको लगता है यार कि ना, अगर, और यही होता है ना, उसके बगल में उससे बढ़िया माल का उससे कम दाम पे भी बेचेगा, आप नहीं जाएंगे, अच्छी चीज उससे हो सकती है, मिल रही है, लेकिन आपका वो जो लगता है यार आदमी यार बहुत अच्छा है, उसके साथ जो आपका बन जाता है ना, कि जैसे अब हम ही आप हैं, हमारे आपके बीच में जो एक वो हो जाता है, आपको बहुत अच्छे एनालिस्ट मिल सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे यार कि अब शेख जी के साथ, और मैं कहता हूँ यार मुझे फकर जी के साथ बड़ा आनंद आता है, तो ये बन जाती है ना। तो वही है, मोदी जी ने हमारे पास फिलॉसफी पहले भी थी, लेकिन हमारे पास मोदी नहीं था। अब जब हमारे पास फिलॉसफी हुई है और मोदी, दोनों सही मिलन हुआ है ना, तो देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारा वक्त इसलिए है कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, लोग हमसे बिजनेस करना चाहते हैं, और लोग चाहते हैं कि हम डेवलप हो। देखिए ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते हो कि इंडिया डेवलप हो, और दुनिया चाइना के डेवलपमेंट से डरी हुई है। तो मगर चाइना की जितनी स्केल अप करने की कैपेसिटी दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय इंडिया के। बिकॉज आप भाई 3 ही 4 तो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, EU हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, उसके कनाडा वनाडा सब छोटी, ये सब 4-5 ट्रिलियन डॉलर में खत्म हो जाएंगी। जापान मैक्स आउट कर गया 4 ट्रिलियन डॉलर में, ठीक है ना। आपको अगर 10 ट्रिलियन 12 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन डालना है, उसकी कैपेसिटी एक तो इंडिया में है, चाइना में है, EU में है या अमेरिका में है। इसके अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कई देशों को एक साथ आना पड़ेगा ये 5-10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए, या उतनी लेवल का आपको समझ लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, जैसे जापान और जर्मनी ये लोग बन चुके थे, या UK बन चुका था। अब नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आप नहीं बन सकते। तो जो स्केलिंग अप की पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर दुनिया में कोई दूसरी इकोनॉमी जो 15 बिलियन ट्रिलियन डॉलर 20 ट्रिलियन डॉलर बनने की क्षमता रखती है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, वो मात्र भारतवर्ष है। इसलिए दुनिया भी चाहती है कि भारत ग्रो करे, क्योंकि भारत ग्रो करेगा तो दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिकॉज आज हम सब इंटरडिपेंडेंस में काम करते हैं।
तो जैसे जब यूरोप ने अपने लोगों का खर्चा को लिमिट करने के लिए और अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर सारी वहां पे लगा दी, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सब बाहर भेज देते हैं, ताकि हमारा फोकस इन छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग पे ना होकर के हम बड़ी बड़ी जैसे इंजन बनाएं, कार बनाएं, इस टाइप की टेक्नोलॉजी को बनाएं। अब कपड़ा बनाना है, टॉयज बनाने, ये सब हम बाहर कहीं दे देंगे, हमको चीप लेबर में हमारे यहाँ पे आ जाएगा, वो हमको ज्यादा वो पड़ेगा क्योंकि उनका ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो गई। तो अब पॉइंट ये है कि जो यूरोप है या जो दूसरे देश है, ये अब इंडिया की तरफ देख रही है कि भाई इंडिया अगर ग्रो करेगा तो हम ग्रो करेंगे। एक तो नंबर वन कि हमको मार्केट मिलेगा, दूसरा नंबर वन हम इनसे कच्चे जो फिनिश प्रोडक्ट है जैसे सेमीकंडक्टर है और चीजें हो गई, ये इंडिया से आप खरीदेंगे बिना किसी ये सोचे हुए कि इंडियन कोई डेटा छिपा रहे, कोई इंफॉर्मेशन छिपा रहे। इंडिया इज ए ओपन कंट्री। आप इंडिया के बारे में गाली दें, इंडिया को रेप कैपिटल प्रूफ कर दे, इंडिया को आप कुछ भी प्रूफ कर दे, इंडिया छुपाता नहीं है, एवरीथिंग इज इन द पब्लिक एक्सेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इसलिए इंडिया का ग्रोथ जो है इस समय दुनिया में जितनी, चूंकि आपने दुनिया के पृथ्वी को काट करके देश बना दिए हैं, वो सारे देशों में कैपेसिटी नहीं है इतना ग्रो करने की। भाई जापान मैक्स आउट कर गया फकर भाई, $4.5 ट्रिलियन पर मैक्स आउट हो गया। अब उनकी पॉपुलेशन गिर गई, वो इससे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अचीव कर लिया जो उनका करना था मैक्सिमम पे। लेकिन इंडिया इज जस्ट वार्मिंग अप एट $5 ट्रिलियन और हमारा लक्ष्य है 20 ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन और $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। और कोई बन सकता है, जर्मनी बन सकता है, यूके बन सकता है, जापान बन सकता है, कनाडा बन सकता है, यूएस शायद बन सकता है, बाकियों की क्षमता नहीं है। दैट्स व्हाई इंडिया, चाइना एंड यूएस आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। और इंडिया इसलिए क्रूशियल है कि इंडिया जब डेवलप करेगा तो फखर भाई चैन की नींद सोएंगे, अमेरिका नींद चैन की सोएगा, एक जर्मन चैन की नींद सोएगा, एक अरब नींद सोएगा चैन की। लेकिन चाइना अगर डेवलप कर रहा है तो इंडियन भी चैन की नींद नहीं सोएंगे, यूरोपियन भी नहीं सोएंगे, अमेरिकन भी नहीं सोएंगे और अफ्रीकन भी नहीं सोएंगे। यही अंतर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं, राहुल गांधी जी एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़ी पार्टी को चलाते हैं। उनके एक स्टेटमेंट आया है खालिस्तान मूवमेंट के लोगों के हवाले से या सिख कम्युनिटी के हवाले से, थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि क्या ये कोई मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अमेरिका गए हुए हैं तो सिख कम्युनिटी, मैं ये तो नहीं कहता क्योंकि हिंदुस्तान सिख का भी उतना है जितना किसी हिंदू का है, जितना किसी मुसलमान का है, जितना किसी पारसी का है, वो सब है। लेकिन बाज़ चीज़ें या बाज़ ऐसे इश्यूज होते हैं जो चल रहे होते हैं या उसको चलाया जाता है। बाज़ औक़ात ये भी चीज़ होती है कि उसको चलाया भी जाता है। ऐसी क्या चीज़ है कि वो बताना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं इस हवाले से? देखिए, राहुल जी का मैं बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग बड़ा सम्मान करता हूँ, मगर मैं राहुल जी की फिलॉसफी जो है या जिस आइडियोलॉजी से वो इंडिया को देखते हैं, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। अब वो उन्होंने जानबूझ के फोटो रिलीज करी है, उन फोटो में इल्हान उमर साहिबा खड़ी हैं। इल्हान उमर साहिबा तो आपकी फेवर में है, वो आकर के पीओजेके में विजिट भी किया था, उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है कश्मीर पे वो करता है। तो अगर पाकिस्तान की जो काउकस है, उस काउकस के मेंबर आपसे मिल रहे हैं और राहुल गांधी उनसे मिल रहे हैं, तो फिर ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये एक अलग चीज है कि आप एक राष्ट्रवाद के अगेंस्ट में कोई एक आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, विचारधाराएं बनती रहेंगी जब तक सोचने वाले लोग हैं, लेकिन विचारधारा भारतीय संविधान के अगेंस्ट में नहीं जाती। भारत का संविधान 1950 में नहीं बना है, भारत का संविधान यहाँ की वेदों ने बनाया है। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि भारत सबका है, सिख का है, पारसी का है, क्रिश्चियन का है, मुस्लिम का है, हिंदू का है। ये आप तभी कह पा रहे हैं जब भारत का संविधान वेद है। यदि ये भारत का संविधान वेद न होता, आप कोई और डॉक्यूमेंट करते, आप ये नहीं बोल पाते। आप अरब में जाके नहीं बोल सकते कि अरब जो है हिंदू का भी है, सिख का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का है। वो ये नॉनसेंस में बिलीव नहीं करते, कहेंगे नहीं भाई हैंग ऑन, ये अरबों का है सिर्फ, ठीक है ना, या मुसलमान का, इससे अलावा और किसी का कुछ नहीं, हम आपको रहने दे रहे हैं, ये हमारी आपके ऊपर वो है। ये भारतीय सोच है जो ये कहता है कि ये सबका है। क्यों? क्योंकि ये सबको सम्मान देता है। तो पॉइंट है कि अब राहुल गांधी जी यदि उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, इल्हान ओमन के साथ, रो खन्ना के साथ, ये उनकी मर्जी है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। मगर वो ये सोचे कि इल्हान ओमर जी कह रही हैं 370 गलत हटा, क्या राहुल गांधी ये मानते हैं 370 गलत हटा? क्या इल्हान उमर कहती हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के मुसलमानों को प्रताड़ित करता है, उनके ऊपर परसिक्यूशन करता है? राहुल गांधी जी इससे सहमत है? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिखों को कड़ा और ये
जी, जी, टर्बन। दस्तार है वो बांधने की इजाजत नहीं है। दिस इज देयर कैन बी नथिंग मोर सिली देन दिस। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने सिख वो रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, और मैं तो अपने आप को सिख ही मानता हूँ। राहुल गांधी की जो चाची हैं वो सिख हैं भाई, मनेका गांधी जी सिख हैं। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी जी का ये टेक है इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया एक जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो राहुल गांधी जी को अपने वोटर्स को जवाब देना है। जो लोग उनको वोट करते हैं उनको सोचना है कि क्या वो राहुल गांधी की इस एनालिसिस से सहमत है। अदरवाइज मैं कहूंगा राहुल गांधी जी भारतीय बात नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से वो भारत की बात नहीं है। वो कह रहे कास्ट में तोड़ देंगे, वो कह रहे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब सारी दुनिया कह रही है भाई, कनाडा ने इतना कुछ होने के बाद कभी नहीं कहा कि इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। तो पॉइंट ये कि आप क्या खालिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं, आप क्या भारत के टूटने की बात करें, क्योंकि हर वो आदमी जो भारत को तोड़ने की बात करता है आप उनके साथ खड़े हुए हैं। तो पॉइंट ये कि आप इस्लामिस्ट के साथ खड़े हो गए। जो इल्हान उमर है, इल्हान उमर की कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन तो कहीं पे भी नहीं है वर्ल्ड अक्रॉस। तो इसलिए मैं बड़ा शॉक्ड था कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन, एक समय हुआ करता था कि जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, तो यूनाइटेड नेशन में जाके कोई स्पीच देनी थी, तो उन्होंने नरसिम्हा राव साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भेजा। और ये नरसिम्हा राव जी जिन्होंने भारत की नई भारत के आर्किटेक्ट है, उन्होंने इकोनॉमिक जो पॉलिसी चेंज की 1991 में, भारत उनका रेडी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। पीवी नरसिंह राव जी की, मेरे पिताजी उनका बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि वो 26 भाषाएं बोल सकते थे, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे पीवी नरसिंह राव साहब। तो पॉइंट ये है कि आपको एक वैसा भी विपक्ष था कि कांग्रेस के थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा तुम जाओ इंडिया को रिप्रेजेंट करो। आज जो राहुल गांधी कह रहे, ये कोई भी इंडियन सुनेगा वो हैरान हो जाएगा। तो अगर राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि इससे उनको वोट मिलेगा, या कास्ट की बातें करके, ये बातें करके कि दलित और ये वंचित और ये इतनी जाति है और ये सब, अगर वो ये सब बातें करना चाहते हैं तो ये तो भारत के मतदाता को डिसाइड करना है। मैं उनकी फिलॉसफी से मुझे बल्कि बहुत दुख हुआ। ये फिलॉसफी मेंटल सैनिटी नहीं की जा सकती। जो भारत को समझता है, भारत की भावनाओं को समझता है। हम तो आपको अपना कहते हैं फखर भाई, हम तो आपको अपना मानते हैं। तो यहाँ के लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो सिखों को वो नहीं, तो सिखों की पॉपुलेशन कैसे वो खत्म हो गई भाई। यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री, अगर इंदिरा गांधी जी ने 1984 पे कोई अगर हमला किया था तो उसका बदला भी ले लिया सिखों ने, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को मार दिया। हाँ बिल्कुल, बात बराबर हो गई। लेकिन क्या सिखों की पॉपुलेशन गायब हुई? लेकिन अफगानिस्तान में तो सिख भाग के चले आए, पाकिस्तान में खत्म हो गई उनकी संख्या। तो आप, मैं कहानी सुना था कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो पंजाब के 2 सिख थे, वो उनमें से एक सिख इंडिया में रह गया, एक सिख भाई जो है वो पंजाब के पार्ट में चला गया। तो फिर वो जो इंडिया वाले सिख थे वो 10-15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए अपने बेटे के साथ में। तो वो आज भी जब इंडिया में थे तब भी सिख थे, ऑस्ट्रेलिया में गए तब भी सिख है, लेकिन जो पंजाब का पाकिस्तान में चले गए थे उनके छोटे भाई वो मुसलमान हो गए। तो पॉइंट ये है कि अगर ये सब चीजें नहीं दिख रही, उसके बाद 10 साल तक मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। उस समय जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, भारत की वायुसेना के अध्यक्ष भी सिख थे, भारत के थल सेना के अध्यक्ष भी सिख थे। मोदी जी की गवर्नमेंट में वो है भाई, क्या नाम है, हरदीप सिंह पुरी साहब है, जो कि उनका वो, और बीजेपी का अलायंस था अकाली दल के साथ। अकाली दल ने अभी कंगना रनौत को इतनी अजीब सी बात बोल दी, और ये जो अभी हमारे यहाँ ये सिखों का वो लगा हुआ था, जो सॉरी जो किसानों का जो वो हुआ था, उसमें जो किसान मोदी जी के अगेंस्ट में प्रदर्शन करते, वो कहते हम तो मोदी को उड़ा देंगे जी, हम तो मोदी को गोली मार देंगे। उसके बाद भी कोई वो कुछ चीजें नहीं हुआ। तो आप इस देश को कह रहे हो, या तो वो किसानों का प्रदर्शन झूठा था, वो हुआ ही नहीं कभी, क्योंकि अगर उनको सिख होने के नाते उनको पगड़ी नहीं पहनने दे रहे, कड़ा पहनने नहीं दे रहे, तो वो वहां पे प्रदर्शन कैसे कर रहे थे? गवर्नमेंट ने तो वो भेज देनी थी, क्या नाम है, आर्मी और ये क्या नाम है पुलिस, और ये वो खत्म कराना चाह। आप ये देखिए कनाडा में क्या हुआ था। कनाडा में ट्रकर्स ने यही काम किया था। उनकी ट्रकर्स ने कहा कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, और उन्होंने कनाडा के बॉर्डर को जाम कर दिया था इसी प्रोटेस्ट का वो एग्जांपल लेते हुए। कनाडा ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और सारे के सारे ट्रकर्स का बैंक अकाउंट ये कर दिया। भारत चूंकि सॉफ्ट स्टेट बन जाता है,
भारत चूंकि एक्शन नहीं लेता तो कुछ लोग जो हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो राइट, पॉइंट मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप गोली किसी को भी मार सकते हैं, मगर अगर स्टेट ताकतवर होगा तो आपके घर से ढूंढ के लाके आपको शिक्षों में डाल देगा, आपकी सारी की सारी गुंडई खत्म हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल अगर सही। स्टेट उसको कॉन्डोन कर रहा है, स्टेट कह रहा है मार दिया कोई बात नहीं, जाने दो यार, हमें फौदा हुँ, होता है, तब जाकर के आप माफिया और क्या क्या जो है वो बन जाते हैं। वरना आपने बिल्कुल गोली सही। मारी, अगले दिन पुलिस आपके घर में आके आपको ठोक के चली जाएगी, बात बराबर हो जाती है, जैसे आज की डेट में इंडिया में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल वही स बिल कहूंगा, अनफॉर्चुनेट है जो बयान दिया राहुल गांधी जी ने, ये भारतीय फिलॉसफी नहीं है, और इससे ये समझ में आता है कि वो भारत को समझते भी नहीं। ओके तो सर, लास्ट क्वेश्चन और वो थोड़ा-सा 370 के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, और वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम हटा देंगे। अमित शाह साहब कहते हैं कि ये तो अब हो ही नहीं सकता, ये मतलब नामुमकिनात में से इम्पॉसिबल है ये चीज़। कि क्या आपका, क्योंकि आप क्योंकि खुद लॉयर भी हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, वाक़ई ये जो कहते हैं कि हम हटा देंगे और जो कहते हैं नहीं हट सकता अमित शाह साहब, बड़े इम्पोर्टेंट एक इंटरनल अफेयर के मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला उनको कहा जाता है। तो क्या क्या मतलब हकीकत क्या है इस चीज़ की? देखिए, लॉ में कुछ भी चीज असंभव तो नहीं होती है, लेकिन फिलहाल ये असंभव इसलिए हो जाएगी कि नंबर वन, आर्टिकल 370 भारत की संविधान के पार्ट 21 में हुआ करता था, जिसको टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन कहते थे। वो टेम्पररीनेस भी चली गई, वो ट्रांजिशनल भी चली गई। उसमें खुद लिखा था, जो पूरी की पूरी कार्रवाई चली आर्टिकल 370 की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बस तीन ही चीजें पूछी गई कि भारत की सरकार ने जो आर्टिकल 356 के तहत पावर का इस्तेमाल किया है, वहां की गवर्नमेंट का पावर अपने अंदर लेकर के और 370 में कंसल्टेशन देने का, क्या वो वैलिड था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई ये बात आप बताइए कि ये जो कंसल्टेशन हुई है कि नहीं हुई है, जो आर्टिकल 370 में रिक्वायर्ड थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या स्टेटस होगा। सो एक ही क्वेश्चन था कि क्या 370 परमानेंट था या ट्रांजिशनल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब 5 जजेस की बेंच ने कहा कि ये परमानेंट नहीं था, ये ट्रांजिशन था, ये टेम्पररी था, खेल खत्म हो चुका है। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर राष्ट्र रहेगा तो आर्टिकल 370 जैसी बात हो सकती हैं। अगर आप इतिहास में जाएं, जब आर्टिकल 370 की जो शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करके माउंट बेटन को दे दिया, और उसके बाद वो इंडिया में उनका मर्जर हो गया, वो इंडिया में मिल गए, शामिल हो गए। अब भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये पूछा गया कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसका क्या किया जाए कश्मीर। चूंकि भारत के लोग इस बात, वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे, जिसमें वो मेरे ख्याल से पिछले 150 साल से सफल नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, चूंकि भारत का विभाजन हुआ है धर्म के आधार पर, इसलिए हम ये कहते हैं कि आज जम्मू और कश्मीर का जो मर्जर है, लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, वो खत्म हो गया, वो कंप्लीट हो गया। वो अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेवरदलेस उन्होंने कहा, चूंकि हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आया है, इसमें जनता की राय नहीं है और उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है, भारत का डिवीजन मुसलमान और हिंदुओं के नाम पे हुआ है, इसलिए हम उनको एक मौका देंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कश्मीर की जनता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राय रख पाए। अब क्वेश्चन ये है कि कश्मीर की जनता अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राय कैसे रखेगी। उसमें पाकिस्तान ये कहता है कि आपको राय शुमारी करानी पड़ेगी, जिसको वो जी, प्लेबिसाइड कहते हैं। भारत में ये हुआ कि जब उन्होंने वहां के लोकल लीडर्स थे, जैसे जो ये एनसी के जो लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके पिता शेख अब्दुल्ला, और ये लोग, इन लोगों ने वहां पे एक लोकल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बताई, उनका इलेक्शन हुआ, और वहां के कश्मीरियों ने ये डिसाइड किया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। बात खत्म हो गई वहीं पे। उसके बाद कोई भी जो रिलेशन था कश्मीर और इंडिया के बीच में, वो 370 के माध्यम से गवर्न होता था। बाकी जो भारत के संविधान के पार्ट होते थे, जैसे पार्ट 11 और ये वो जो लोग समझते हैं उनको समझ जाएंगे, वो सब लागू नहीं होता था। उसको लागू ना करने के लिए ये कहा गया था कि धीरे 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 इसको हम लागू कर देंगे। जैसे जब 370 आया था, उस समय कश्मीर ऑफ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए वर्ड यूज करता था सदर रियासत, विच मीन्स प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद जो उनका चीफ मिनिस्टर था, उसके लिए था वजीर आजम शायद, विच मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो इसको नेहरू जी ने खत्म किया। इन्होंने कहा यार एक ही इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, तो नेहरू जी ने खत्म कर दिया था।
और ये नेहरू जी का भी स्टेटमेंट था कि ये 370 घसते घसते घस जाएगा, और वो घस चुका है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आप ला भी दोगे, पहली बात तो आपको उतना पावर चाहिए होगा सेंटर में भी और यूनियन में भी। अब जब 370 बना था, जब से 370 कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, तो इलेक्शन वो पार्लियामेंट ने नहीं डाला था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डाला था इंडिया की। आज की पार्लियामेंट में आप सोचते हो आपके पास इतना पावर आ जाएगा कि भारत के लोग ये इसको आप लॉ बना करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बना करके आप हासिल कर लोगे ना। आर्टिकल 370 ने भारत की संविधान सभा ने डाला था, भारत के पार्लियामेंट ने नहीं डाला था। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। उस समय का सिचुएशन दूसरा था, आज वो सिचुएशन नहीं है, इंडियंस कभी नहीं मानेंगे। और आप अगर ये बोल के जाओगे मैनिफेस्टो में कि हम 370 वापस लाएंगे, तो वो तो इंडिया में आपको कोई वोट ही नहीं देगा। आपके 10-15% वोट जरूर मिलेंगे, हर किसी के हर आइडियोलॉजी को कुछ वोट तो मिलते ही मिलते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको 60-65% लोग इंडिया के सपोर्ट करेंगे कि 370 होना चाहिए, असंभव। ओके, बिल्कुल सही। और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इस तरह की बातें आ रही हैं कि अब तकरीबन 5 साल से तो ज़्यादा हो गया 370 को हटे हुए। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत या किसी और की हुकूमत आती है, फिर वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये तो उस वक्त पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको फिर उस तरीके की मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। गालिबन यही मेरे ख्याल चीज़ें सब सेम प्रैक्टिस है, पाकिस्तान में हो या फिर हिंदुस्तान में हो। तो अगर आपके पास वो मेजॉरिटी होगी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकें, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल होता है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये ड्रामा देखा, रात 12 बजे तक ये सारा कुछ चलता रहा है। खैर एनीवे, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।